आप में से कुछ स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि मैं जो रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है CSR JRF नीट के उनके पेपर को डिस्कस करूं। तो मैं उसी प्रोसेस के दौरान फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उनके यूनिट 1 के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसी पर्टिकुलर मैनर में जो बाकी यूनिट्स के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। जो कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन था कि जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका यूनिट वाइज मैनर में वेटेज सेम नहीं था, तो मुझे लगता है कि ये मिथ है। अब क्वेश्चंस आपके पास है, आप यूनिट वाइज मैनर में क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर सकते हो और इस बात को भी एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे गए। और इस बात को मैं पहले भी पॉइंट आउट किया हूँ कि 3 to 4 क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर यूनिट से पार्ट बी में पूछा जाता है एंड 5 to 8 क्वेश्चंस नॉर्मली पार्ट सी में पूछा जाता है। तो जब मैंने यूनिट 1 के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया तो इंक्लूडिंग पार्ट बी एंड पार्ट सी जो मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिला वो 10 है। इट मीन्स कि जो प्रोपोर्शंस है वो प्रोपोर्शंस ऑलमोस्ट जो है सेम है, इसमें कोई डिफरेंसेस आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरा मैं इस बात को भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो लाइव क्लासेस कंडक्ट हुए, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया और साथ साथ जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया था वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना हेल्पफुल है। तो मैंने जब इन क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ करके द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या तो आपके लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया गया है या अगर आपने बुक को थॉरली कवर किया है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड बायोफिजिकल टेक्निक्स की बुक, तो उनमें ये इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से मेंशन्ड है। और एक चीज़ जो हम लोगों को ऑलवेज जो है माइंड में रखनी चाहिए कि किसी भी एक सिंगल बुक में यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 75 क्वेश्चंस दैट यू विल फाउंड इन द पार्ट सी। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है और आपसे पार्ट सी के 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जाता है, आपको उनमें से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इन क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मैं इस पॉइंट को डेफिनेट तौर पे मेंशन कर सकता हूँ कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व द 25 क्वेश्चंस अगर आपने लेक्चर वीडियो को या लाइव क्लासेस को या उनके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था अगर आपने उसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया और ये क्वेश्चन डिस्कशंस के दौरान जो है आपको समझ में भी आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन एंजाइम काइनेटिक्स है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि जब आप रिवर्सिबल इनहिबिशन के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहाँ आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की भी बात करते हो, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की भी बात करते हो और मिक्स्ड इनहिबिशन की भी बात करते हो। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन से रिलेटेड है और 4 पॉइंट्स मेंशन्ड है। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेटमेंट है एडिशन ऑफ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर लोअर्स द Vmax ऑफ द रिएक्शन। थर्ड स्टेटमेंट है apparent Km ऑफ एंजाइम इज लोअर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है apparent Km ऑफ एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो मैं इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से पहले जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिशंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सी इन केस ऑफ द अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन the inhibitor binds to the enzyme at a site other than active site because this is the active site of enzyme and substrate binds with the active site of the enzyme। और inhibitor की बाइंडिंग कब हो रही है? जब enzyme substrate complex का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसके बाद inhibitor की बाइंडिंग होती है। इट मीन्स कि inhibitor एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर रहा है, अदर देन एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है। और सबस्ट्रेट और inhibitor में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज भी नहीं है। और इसके अलावा एक और कंडीशन जो हमें यहाँ फॉलो करना होता है कि इनहिबिटर एंजाइम से तब बाइंड करता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स कि जब एंजाइम फ्री कंडीशंस में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनहिबिटर की बाइंडिंग नहीं हो रही है। इनहिबिटर की बाइंडिंग अदर देन एक्टिव साइट पर हो रहा है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग शो करता है। तो इस कंडीशंस को हम लोग समराइज कर सकते हैं कि द बाइंड टू द एंजाइम एट ए साइट अदर देन एक्टिव साइट। सेकेंड, चूंकि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है, इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट से बाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज नहीं है। तो वी कैन मेंशन इट नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। और इन दोनों के बाइंडिंग साइट के डिफरेंट होने के कारण सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर बाइंडिंग के लिए कंपीट नहीं कर रहे क्योंकि दोनों के बाइंडिंग साइट अलग अलग है।
तो ऐसे कंडीशन में सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर बाइंडिंग के लिए compete नहीं कर रहा है। और सेकेंड थिंग कि इनहिबिटर यहाँ फ्री एंजाइम के साथ बाइंडिंग शो नहीं कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडिंग शो कर रहा है। तो वी कैन मेंशन इट नॉट compete with substrate for free enzyme and binds only to the enzyme substrate complex। और इस पर्टिकुलर रिवर्सिबल इनहिबिशन के दौरान एंजाइम्स का जो कैटालिटिक फंक्शन है वो अफेक्टेड हो रहा है, बट एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग अफेक्टेड नहीं हो रही, क्योंकि जब सबस्ट्रेट यहाँ एंजाइम से बाइंड कर रहा है तो एंजाइम फ्री स्टेट में है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो गई और उसके बाद इनहिबिटर की बाइंडिंग हो रही है। तो इनहिबिटर यहाँ सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। तो फाइनली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि अफेक्ट द कैटालिटिक फंक्शन ऑफ द एंजाइम बट नॉट इट्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग। और ये मैं सारे पॉइंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको वीडियो प्रोवाइड की गई तो उनसी से मैं सेलेक्ट किया हूँ। सेकेंड, जब आप अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आप शो करते हो, मैं यहाँ एक ग्राफ शो किया हूँ इन द अब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। जब अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर अब्सेंट था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ग्राफ का नेचर को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, और ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है और Vmax को आप यहाँ शो करते हो। दिस इज द रिएक्शन वेलोसिटी, दिस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर वेलोसिटी हाफ ऑफ द Vmax होता है उसे आप Km के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अब हमें इस बात को चेक करना है कि अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान जो Vmax का वैल्यू है और Km का वैल्यू है वो किस मैनर में चेंज होगा। तो मैं यहाँ ब्लू कलर से जो लाइन शो किया हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर शो किया हूँ। तो अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करो तो Vmax का वैल्यू यहाँ डिक्रीज हुआ है और Km का वैल्यू ये भी डिक्रीज हुआ है। तो मैं यहाँ इस Km को मेंशन करूँगा एपरेंट Km और इस Vmax के वैल्यू को मेंशन करूँगा एपरेंट Vmax। तो आप अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में Vmax के वैल्यू को भी आप डाउन करते हो और Km के वैल्यू को भी आप डिक्रीज करते हो। अब इन इंफॉर्मेशन के आधार पर स्टेटमेंट को चेक करते हैं और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू बोथ फ्री एंजाइम एज वेल एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये गलत है क्योंकि बाइंडिंग ऑलवेज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से होता है, फ्री एंजाइम से तो होता नहीं है। एडिशन ऑफ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर लोअर्स द Vmax ऑफ द रिएक्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि अभी आपने नोटिस किया कि Vmax का वैल्यू जो है डाउन हो गया। एपरेंट Km ऑफ द एंजाइम इज लोअर्ड, मैंने इस बात को भी मेंशन किया कि जो Km का वैल्यू आप यहाँ शो करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर वो वैल्यू जो है डाउन होता है। तो एपरेंट Km ऑफ द एंजाइम इज लोअर एंड एपरेंट Km ऑफ एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड, ये गलत है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द pK ऑफ एनिजोल ग्रुप ऑफ लाइसिन। अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप का pK ए वैल्यू मेंशन है, अल्फा अमीनो ग्रुप का मेंशन है और अपसिलिन अमीनो ग्रुप का मेंशन है। अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप के pK वैल्यू को आप डिस्क्राइब करते हो pK1 से, अल्फा अमीनो ग्रुप के pK वैल्यू को आप डिस्क्राइब करते हो pK2 से, और साइड चेन में प्रेजेंट अपसिलिन अमीनो ग्रुप के pK वैल्यू को आप डिस्क्राइब करते हो pKr से। और आपको यहाँ लाइसिन के केस में PI वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि जब भी आप अमीनो एसिड एंड प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हो तो वहाँ आप PI वैल्यू ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स को आप फाइंड आउट करते हो, PI वैल्यू ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स को आप फाइंड आउट करते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा उसके पहले मैं कंडीशंस को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ से देखो, मैं यहाँ लाइसिन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को शो किया हूँ। तो दिस इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज द अल्फा अमीनो ग्रुप एंड दिस इज द अपसिलिन अमीनो ग्रुप, क्योंकि अपसिलिन कार्बन के साथ ये अटैच्ड। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में pK1 का वैल्यू दिया हुआ है, pK2 का वैल्यू दिया हुआ है और pKr का वैल्यू भी दिया हुआ है जिसको यहाँ pKa3 से मेंशन किया गया। देखो, जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो मैंने मेंशन किया था कि जब भी आप प्रोसेस को स्टार्ट करो तो आप pH1 से स्टार्ट करो। pH1 का मतलब हुआ हाईली एसिडिक कंडीशन, सॉल्यूशन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई होगा। तो जब आप लाइसिन को इस पर्टिकुलर pH पर प्लेस करोगे तो लाइसिन के पास जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप हैं सबका प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ आप COOH वाले कंडीशन शो करोगे, यहाँ ऑलरेडी प्रोटोनेटेड कंडीशन है और यहाँ ऑलरेडी प्रोटोनेटेड कंडीशन। तो जो मैं कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ शो कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ प्रोटोनेटेड कंडीशन शो कर रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा
और यहाँ आप नेट चार्ज 0 शो करोगे। अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अब जब आप पीएच को इंक्रीज करते हो तो पीएच को इंक्रीज करने के दौरान सबसे पहले अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है, और जब अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप अपने प्रोटॉन को रिलीज करता है तो इस कंडीशन में आप इसको pK1 से जो है डिनोट करते हो, और pK1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2.16। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं कंप्लीट लाइसिन के स्ट्रक्चर को अब यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ। यहाँ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपने प्रोटॉन को रिलीज करेगा, दिस इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप है वो अब भी प्रोटोनेटेड कंडीशन शो करेगा। यहाँ मैं हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ, और ये जो साइड चेन है इस साइड चेन में अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड कंडीशन में हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप नेट चार्ज को फाइंड आउट करते हो तो नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा? आप एक नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हो और 2 पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में नेट चार्ज होगा +1। अब मैं अगर फर्दर पीएच को इंक्रीज करता हूँ तो पीएच को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो डीप्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा, और अगर मैं डीप्रोटोनेशन के प्रोसेस को अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में ये तो ऑलरेडी डीप्रोटोनेटेड है। जो अमीनो ग्रुप है वो अपने यहाँ प्रोटॉन को लूज करेगा, तो अल्फा अमीनो ग्रुप अब यहाँ डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में, दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज द अमीनो ग्रुप, अभी यहाँ डीप्रोटोनेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नेट चार्ज आप क्या शो कर रहे हो? माइनस एंड प्लस, नेट चार्ज 0 हो गया। अब मैं अगर फर्दर पीएच को इंक्रीज करता हूँ तो इस कंडीशंस में डीप्रोटोनेशन के प्रोसेस से यहाँ तो ऑलरेडी डीप्रोटोनेटेड कंडीशन आपको मिला है, यहाँ डीप्रोटोनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ भी डीप्रोटोनेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको यहाँ नेट चार्ज का वैल्यू क्या मिलेगा? तो -1, और यहाँ मैं pK2 को मेंशन करूँगा एंड pK2 का वैल्यू है 9.06। यहाँ मैं pKr के वैल्यू को शो करूँगा, तो pKr का वैल्यू आप pKr के तौर पे भी मेंशन कर सकते हो, और यहाँ जैसे pK3 मेंशन किया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 10.54। अब जब आप PI वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप उन 2 pK वैल्यू को कंसिडर करते हो जिसके बीच आप नेट चार्ज 0 वाले कंडीशन को शो करते हो। तो इसका मतलब है कि मैं अब pK2 के वैल्यू को कंसिडर करूंगा और pKr के वैल्यू को कंसिडर करूंगा, क्योंकि इन 2 pK वैल्यू के बीच आपको यहाँ नेट चार्ज 0 मिल रहा है। तो आप इन 2 वैल्यू को ऐड करोगे, इट मीन्स pK2 और pKr के वैल्यू को आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। इट मीन्स 10.54 और 9.06 को आप ऐड करने के बाद जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में जो है आंसर आपको जो है मिलेगा, और वो आंसर क्या हो सकता है? तो दिस इज द 9.8। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस भी एंजाइम काइनेटिक्स से ही रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया द एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज वाज टेस्टेड फॉर इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी यूजिंग द सबस्ट्रेट para नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। द Km obtained was 10 millimolar and Vmax was 100 micromole per minute. Which one of the following options represent the initial velocity of reaction at a substrate concentration of 10 millimolar? देखो सबसे पहले आप Km के मीनिंग को समझो। इस पर्टिकुलर जो है डायग्राम में ये Vmax के वैल्यू को शो कर रहा है, यहाँ मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शो किया हूँ, और जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर वेलोसिटी हाफ ऑफ द Vmax हो, सपोज दिस इज द हाफ ऑफ द Vmax, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप डिस्क्राइब करते हो Km के तौर पर। और इस क्वेश्चन में Km का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है। आप देखो यहाँ 10 मिलीमोलर Km के वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और Vmax का वैल्यू भी मालूम है, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीमोलर होगा तो क्या होगा। तो अगर मैं V0 को शो कर रहा हूँ Vmax/2, तो Vmax का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 100, और उसको मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में जो वैल्यू कितना आएगा? तो 50 माइक्रोमोल पर मिनट, क्योंकि इस क्वेश्चन में Km का वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है, और आपको Km का मीनिंग मालूम है कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ द Vmax। तो आपको रिएक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और वो रिएक्शन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब 10 मिलीमोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो। तो 10 मिलीमोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर मैं शो कर रहा हूँ तो यहाँ वेलोसिटी हाफ ऑफ द Vmax होगा, क्योंकि Km का वैल्यू 10 है।
तो आप इजीली आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आप एंजाइम काइनेटिक्स के एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्विंग द बैकबोन CO and NH can be observed in an alpha helix consisting of 15 amino acid residues। तो 15 amino acid residues का एक अल्फा हेलिक्स है, वहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप ये चेक करो कि इन केस ऑफ द अल्फा हेलिक्स जब कार्बोनिल ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उनका पोजीशन क्या होता है। देखो मैं यहाँ एक ऑलिगोपेप्टाइड शो कर रहा हूँ और इस ऑलिगोपेप्टाइड में 15 अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो 15 अमीनो एसिड रेजिड्यूज कंटेनिंग एक अल्फा हेलिक्स है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को चेक करें कि अल्फा हेलिक्स के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कार्बोनिल ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन के बीच डेवलप हो रहा है। अब यहाँ मैं N से डिनोट किया हूँ फर्स्ट अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन को, दिस इज द N+1। तो आप ऐसा भी मेंशन कर सकते हो दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज 4, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 6। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप N+1, N+2, N+3, N+4, N+5 मेंशन करना चाहते हो या आप उसको सिंपली 1 2 3 4 से आप डिस्क्राइब करते हो। तो ये अगर मैं फर्स्ट अमीनो एसिड को कंसिडर कर रहा हूँ N टर्मिनस पर, तो इनका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, दिस इज द कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है एमाइड हाइड्रोजन के साथ। और इस एमाइड हाइड्रोजन का पोजीशन आप किस अमीनो एसिड में शो कर रहे हो, तो जो 5th अमीनो एसिड है वहाँ आप शो कर रहे हो। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमीनो एसिड का जो एमाइड हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर आप N के टर्म में मेंशन करना चाहते हो तो दिस इज द N और दिस इज द N+4। तो अगर मैं इस ऑलिगोपेप्टाइड के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है, तो फर्स्ट का 5th के साथ हो रहा है। तो सेकेंड का किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। थर्ड का किसके साथ होगा, तो 7 के साथ। 4 का 8 के साथ, 5 का 9 के साथ, 6 का 10 के साथ, 7 का 11 के साथ, 8 का 12 के साथ, 9 का 13 के साथ, 10 का 14 के साथ और 11 का 15 के साथ। ये कंडीशंस होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज यहाँ 15 मेंशन है, तो आप इसके आगे अमीनो एसिड को कंसीडर नहीं कर सकते। अब आप चेक करो कि कितने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, इट इज़ 11। इसके अलावा भी आप अल्टरनेटिव जो है प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, और वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है उसे आप चेक करो। देखो जब आप अल्फा हेलिक्स को कंसीडर करते हो तो 1 रेजिड्यूज कैन इन्वॉल्व इन मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं एक अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो अल्फा हेलिक्स में एक अमीनो एसिड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और टोटल कितने अमीनो एसिड हैं, तो 15 अमीनो एसिड्स हैं। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो 30 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, और चूंकि मैं अल्फा हेलिक्स कंसीडर कर रहा हूँ तो N टर्मिनस पर प्रेजेंट 4 और C टर्मिनस पर प्रेजेंट 4 अमीनो एसिड वो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड ही डेवलप कर सकता है, वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकता। इट मीन्स कि अगर मैं N टर्मिनस पर प्रेजेंट 4 अमीनो एसिड को कंसीडर कर रहा हूँ और C टर्मिनस पर प्रेजेंट 4 अमीनो एसिड को कंसीडर कर सकता हूँ, तो ये अमीनो एसिड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, 30 हाइड्रोजन बॉन्ड आप मैक्सिमम वैल्यू के तौर पर कंसीडर कर रहे हो अगर 15 अमीनो एसिड है। बट फर्स्ट के 4 एंड लास्ट के 4 अमीनो एसिड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो टोटल 8 हाइड्रोजन बॉन्ड है उस 8 हाइड्रोजन बॉन्ड को आप माइनस कर दो तो ये वैल्यू कितना होगा, 22। तो 22 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। अब जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर को काउंट करते हो तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को आप 2 बार काउंट करते हो, एक बार आप डोनर रेसिड्यूज के लिए कंसीडर करते हो और एक बार आप जो एक्सेप्टर रेसिड्यूज है उसके लिए कंसीडर करते हो। तो इट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैं यहाँ शो कर रहा हूँ इसका हाफ ऑफ द नंबर
इस अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन करेगा। तो मैं अगर इसको इस पर्टिकुलर वे में अगर मैं मेंशन करता हूँ कि 11 हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आएगा 11। तो आपके पास वो दो ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस आपको जो है ईजी लगता है आप उसको फॉलो करना। तो अगर मैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस की अगर बात कर रहा हूँ तो 1 अमीनो एसिड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 15 अमीनो एसिड मैक्सिमम 30 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एन टर्मिनस पर 4 और सी टर्मिनस पर 4 जो अमीनो एसिड है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, वो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब है कि 8 हाइड्रोजन बॉन्ड आप यहाँ माइनस करोगे, 22 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। बट आप एक हाइड्रोजन बॉन्ड को 2 बार काउंट कर रहे हो, एक बार आप डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बार एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं 22 को अगर मैं हाफ कर दूं तो 11 हाइड्रोजन बॉन्ड जो 15 अमीनो एसिड रेजिड्यूज कंटेनिंग अल्फा हेलिक्स के केस में आप शो कर सकते हो। तो 11 शुड बी द आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एवरी बुक्स में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि आयरन सल्फर क्लस्टर आर द की प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दैट कैरी इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एंजाइम कॉम्प्लेक्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स मेंशन है। क्योंकि अगर मैं NADH को एंजाइम क्यू रिडक्टेज को अगर कंसिडर करता हूँ तो इसी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कॉम्प्लेक्स 1, सक्सिनेट को एंजाइम क्यू रिडक्टेज को डिस्क्राइब करते हैं कॉम्प्लेक्स 2, और को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स 3 के तौर पर। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है और ये कॉम्प्लेक्स 3 है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स 1 कंसिडर करते हो तो यहाँ 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप आप शो करते हो, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप FMN और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर आप आयरन सल्फर को शो करते हो। अगर मैं कॉम्प्लेक्स 2 को अगर कंसिडर करूं तो यहाँ FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे होता है और आयरन सल्फर क्लस्टर प्रेजेंट होता है। और कॉम्प्लेक्स 3 को अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ साथ यहाँ आप आयरन सल्फर क्लस्टर को भी आप शो करते हो। बट साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के केस में आप यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या शो करते हो? तो यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर आप शो करते हो हीम और आप यहाँ शो करते हो कॉपर। अगर मैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को अगर मैं कंसिडर करूँ तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस। तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ आप आयरन सल्फर क्लस्टर को नहीं शो करते हो। और इस पर्टिकुलर टेबल को आप फॉलो कर सकते हो, ये रेस्पिरेशन वाले टॉपिक्स के अंदर जो है मेंशन है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एंजाइम काइनेटिक्स से ही पूछा गया है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बीइंग मेड टू डिफाइन द माइकलिस कांस्टेंट Km। देखो माइकलिस कांस्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था और फर्दर रीडिंग के लिए आप जो एंजाइम काइनेटिक्स टॉपिक है उसको आप रीड कर सकते हो। यहाँ 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। P स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है equal to the dissociation constant when ES complex dissociate more rapidly than product formation। और ऑप्शंस दिया हुआ है equal to the dissociation constant when product formation is more rapid than enzyme substrate complex dissociation। and S दिया हुआ है an intrinsic property of an enzyme and does not depends on the pH temperature and ionic strength। और आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो माइकलिस कांस्टेंट है उनका डिफिनीशन क्या होगा, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के दौरान भी डिस्कस किया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी हाफ ऑफ द Vmax हो दैट इज द Km वैल्यू। और इस पर्टिकुलर जो है डायग्राम में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ द Vmax उसको हम लोग Km के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर मैं Km की प्रॉपर्टीज को अगर मेंशन करूं तो माइकलिस कांस्टेंट इस बात को जो है पॉइंट आउट करता है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी कितनी है। क्योंकि अगर Km का वैल्यू कम होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी ज़्यादा है, और Km का वैल्यू अगर हायर होगा तो एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट से कम होगा। तो माइकलिस कांस्टेंट इज बेसिकली ए मेजर ऑफ द एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। अगर लोअर द वैल्यू ऑफ Km होगा तो एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट से ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को अगर यहाँ मेंशन करूँ तो ये मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है Km से रिलेटेड। और माइकलिस कांस्टेंट एक पर्टिकुलर एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर के लिए यूनिक होता है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर एंजाइम E1 शो कर रहा हूँ और ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कर रहा है, S1 के भी साथ और S2 के भी साथ।
तो अगर मैं E1 और S1 के बीच अगर बाइंडिंग शो कर रहा हूँ तो यहाँ जो Km का वैल्यू होगा और E1 एंड S2 के बीच अगर मैं बाइंडिंग अगर शो कर रहा हूँ, यहाँ जो Km का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप Km वैल्यू को कंसिडर करते हो यूनिक फॉर ईच एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। और अगर मान लो कि एक सिंगल टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट है और टू डिफरेंट एंजाइम इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर अगर वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का जो Km वैल्यू है वो डिफर करेगा। तो मैं इस पॉइंट को मेंशन कर सकता हूँ, यूनिक फॉर ईच एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर एंड डिफरेंट एंजाइम दैट एक्ट ऑन द सेम सबस्ट्रेट हैव द डिफरेंट Km वैल्यू। क्योंकि अगर मैं E1 और S के बीच इंटरेक्शन शो करता हूँ और Km के वैल्यू को मेंशन करता हूँ, और E2 एंड S के बीच अगर मैं इंटरेक्शन शो करता हूँ और Km के वैल्यू को अगर फाइंड आउट करता हूँ, तो ये दोनों वैल्यू जो है डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। और इसके अलावा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच जो इंटरेक्शंस है जिसके आधार पर आप Km को डिस्क्राइब करते हो, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि pH क्या है, टेम्परेचर क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है। और वो कंडीशंस क्यों मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं एंजाइम E1 को अगर कंसिडर करता हूँ और ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग शो करता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक सर्टेन Km का वैल्यू आप शो कर। इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर सपोज करो कि कार्बोक्सिल ग्रुप है डीप्रोटोनेटेड, और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ सबस्ट्रेट का पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप इंटरेक्शन शो कर रहा है, और ये कंडीशन सपोज करो कि pH 7 में आप शो करते हो। तो जब pH 7 है तो एंजाइम के एक्टिव साइट पर एक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप को आप शो कर रहे हो, और सबस्ट्रेट इस पर्टिकुलर pH पर एक पॉजिटिव चार्ज ग्रुप को शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा। बट अगर मान लो कि मैं pH को डिक्रीज कर दिया है, सपोज करो कि मैं pH को जो है 7 की जगह 2 कर दिया, तो अब यहाँ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये प्रोटोनेटेड हो गया और सबस्ट्रेट के बीच पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो यहाँ काम करेगा, क्या यहाँ काम करेगा? तो नहीं काम करेगा। इट मीन्स कि अगर मैं pH 7 कंसिडर करता हूँ तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शंस आप ज़्यादा शो कर रहे हो, और जब आप pH को 7 की बजाय 2 कर रहे हो तो यहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच इंटरेक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। इसलिए मैंने मेंशन किया कि माइकलिस कांस्टेंट का वैल्यू है pH पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब एक और कंडीशंस जिसे हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिस्क्राइब करते हो तो नॉर्मली जिस इक्वेशंस को हम लोग शो करते हैं उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में इंटरेक्शन शो करता है, और रेट कांस्टेंट के वैल्यू को मैं यहाँ K1 से और रेट कांस्टेंट के वैल्यू को मैं K-1 से शो कर रहा हूँ। दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ आप एज्यूम ये करते हो कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि माइकलिस मेंटेन इक्वेशंस को डिराइव करते समय आप सर्टेन एजम्पशन को फॉलो करते हो। उनमें से एक एजम्पशन ये भी है कि एंजाइम एंड प्रोडक्ट ये रिवर्सिबली जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर जो है स्टेप को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एजम्पशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में अगर मैं माइकलिस कांस्टेंट को अगर मेंशन करूं तो K-1 प्लस K2 और अपॉन आप K1 शो करोगे, ये वैल्यू शो करोगे। अगर मैं K2 के वैल्यू को काफ़ी कम शो करूं एज कम्पेयर टू द K-1, तो अगर मैं K2 के वैल्यू को बहुत कम अगर कंसिडर करता हूँ K-1 के कंपेरिजन में, तो मैं इस वैल्यू को इग्नोर कर सकता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को इग्नोर करूँगा तो इस कंडीशन में जो Km का वैल्यू होगा K-1 अपॉन K1 ये वैल्यू होगा, और इसी को आप डिस्क्राइब क्या करते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट के तौर पर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आप कब ऑब्टेन करते हो, जब यहाँ K2 का वैल्यू K1 के वैल्यू से बहुत ही कम आप कंसीडर करते हो, इतना कम आप कंसीडर करते हो कि आप K2 के वैल्यू को निग्लिजिबल मान लेते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप इक्वेशंस को इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंशन करोगे, और इस केस में K-1 अपॉन K1 ये बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू को। तो अब अगर मैं अगेन अगर इस क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को चेक करूं तो P स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये करेक्ट है, क्योंकि Km के वैल्यू को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या है। सेकेंड, इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन ES कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट मोर रैपिडली देन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये मैंने अभी मेंशन किया कि अगर मैं रेट कांस्टेंट K2 के वैल्यू को अगर मैं बहुत कम अगर कंसीडर करता हूँ तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में Km का वैल्यू होता है K-1 अपॉन K1, उसी को आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के तौर पर शो करते हो, ये भी करेक्ट है।
इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज मोर रैपिड। ये गलत है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप K2 के वैल्यू को जो है आप निग्लिजिबल नहीं मान सकते। एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पीएच, ये गलत है। वो पीएच पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आयनिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये भी क्वेश्चंस कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल जो है फैक्ट्स पर ये क्वेश्चन जो है डिजाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने माइकलिस कांस्टेंट को प्रॉपरली अगर रीड किया है, उनके फीचर्स को रीड किया है, तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लो कि Q एंड R में कोई कन्फ्यूजन भी है, तो आप S स्टेटमेंट के आधार पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि S यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, और ये तो हो नहीं सकता। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि Q एंड R में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तब भी आप S स्टेटमेंट के आधार पर पॉइंट आउट कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। Now see this question. The curve B in the figure below shows the oxygen dissociation profile at physiological concentrations of CO2 and pH 7. The increase in pH would lead to the oxygen dissociation profile indicated by. देखो pH अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन pH would lead to the oxygen dissociation profile indicated by. देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप pH को इंक्रीज करते हो तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होता है, और pH को अगर आप डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। जब हायर प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है तो ये कर्व राइट हैंड साइड मूव करता है, और जब आप pH को इंक्रीज करते हो, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो, तो जो कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है मूव करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट्स पर बेस्ड है, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ मेंशन है इंक्रीज इन पीएच, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब आप इस ग्राफ को एनालाइज कर रहे हो तो अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ग्राफ मूव करेगा, और अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो राइट हैंड साइड ये मूव करेगा। और राइट हैंड साइड मूव करने का मतलब है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग वो कम हो जाएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मूव कर रहा है इट मीन्स कि ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कर्व ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, बट यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग को जो है मेंशन नहीं किया गया, बल्कि हीमोग्लोबिन की यहाँ बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट CO2 इन वेनस ब्लड एज कार्बामेट्स। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज कार्बामेट्स। CO2 interact with amino terminal nitrogen of hemoglobin polypeptide chain। देखो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखना कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो करता है तो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ग्लोबिन उस ऑक्सीजन से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप इस बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप ऑक्सीजन बाउंड स्टेट में हीमोग्लोबिन को डिस्क्राइब करते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है तो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप से नहीं होता है, बल्कि ग्लोबिन जो प्रोटीन है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है, और इस कंडीशन में आप उसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो, न कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड से अगर बाइंडिंग शो कर रहा है तो ये अल्फा ग्लोबिन के भी साथ बाइंडिंग शो करता है और बीटा ग्लोबिन के भी साथ बाइंडिंग शो करता है। अल्फा के भी एन टर्मिनस पर जो अमीनो ग्रुप है उनसे बाइंडिंग शो करता है, और बीटा जो ग्लोबिन है उनके भी एन टर्मिनस पर जो अमीनो ग्रुप है उनके साथ बाइंडिंग शो करता है। तो अगर बाइंडिंग शो कर रहा है अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, तो उस बाइंडिंग के बाद कार्ब अमीनो ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, और इस कार्ब अमीनो ग्रुप को मैं इस मैनर में शो कर सकता हूँ। सपोज अल्फा ग्लोबिन के केस में मैं अमीनो ग्रुप को शो कर रहा हूँ, और इस अमीनो ग्रुप को मैं प्रोटोनेटेड नहीं शो कर रहा हूँ, डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में शो कर रहा हूँ, एंड दिस इज द अल्फा अमीनो ग्रुप। और इनके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग के बाद आप यहाँ कंडीशन क्या शो करोगे, दिस इज द H, और यहाँ आप क्या शो कर रहे हो, COOH। इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कार्ब अमीनो ग्रुप के तौर पर, और इस NH2 का एडिशन जो है आप अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन से शो कर रहे हो, और इस अमीनो ग्रुप को डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में मैं शो किया हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कंबाइन किया और किसका फॉर्मेशन किया, कार्ब अमीनो ग्रुप का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं
उसमें मेंशन किया है कि CO2 इंटरेक्ट विद द अमीनो टर्मिनल नाइट्रोजन ऑफ हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, सही है, अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट विद द कार्बोक्सिल टर्मिनल, गलत है, सी टर्मिनस से जो है इसकी बाइंडिंग नहीं होती, और बाइंडिंग अगर एन टर्मिनस पर प्रेजेंट अमीनो ग्रुप के साथ हो रहा है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, कार्ब अमीनो ग्रुप का, जिसको आप कार्बामेट के तौर पे भी डिस्क्राइब करते हो। तो कार्बामेट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, और कार्बामेट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए सल्फर का प्रेजेंट होना जरूरी है, और यहाँ मैं अल्फा ग्लोबिन की बात करूँ या बीटा ग्लोबिन की बात करूँ, यहाँ अल्फा अमीनो ग्रुप है, यहाँ कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और कार्बामेट्स का अगर फॉर्मेशन होता है तो अगर मैं यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप को डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में अगर शो करूँ तो ये आयनिक इंटरेक्शन डेवलप कर सकता है, और उस आयनिक इंटरेक्शंस को ही आप सॉल्ट ब्रिज के तौर पे जो है मेंशन करते हो। तो कार्बामेट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज बिटवीन अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पी एंड आर करेक्ट स्टेटमेंट है और बाकी इनकरेक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब भी आप हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती है कि अल्फा और बीटा ग्लोबिन के किस पर्टिकुलर जो है एंड से बाइंडिंग शो करेगा, कौन सा ग्रुप डेवलप करेगा। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया था। गिवन बिलो आर द वेरियस प्रोटीन क्लीविंग रिएजेंट, और ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ सामने डिस्प्ले किया हूँ ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। CNBR किस पेप्टाइड बॉन्ड को कट करेगा, ट्रिप्सिन, कैस्पासेज एंड काइमोट्रिप्सिन। तो मैं इन सारे रिएजेंट और एंजाइम्स का जो कटिंग साइट है उनको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखो, अगर मान लो कि CNBR है और ये अगर मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, और मिथ्योनिन अमीनो एसिड का ये C साइट और ये N साइट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं साइनोजेन ब्रोमाइड अगर यूज करता हूँ तो वो यहाँ जो है पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। तो CNBR का जो कटिंग साइट है वो C टर्मिनस ऑफ द मिथ्योनिन है। अगर मैं ट्रिप्सिन का केस अगर लूँ तो जिस अमीनो एसिड को मैं यहाँ शो किया हूँ ये अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन में से कोई भी हो सकता है। इसके C टर्मिनस की ओर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ट्रिप्सिन कट करता है। बट यहाँ एक और कंडीशन मेंशन होना चाहिए कि दिस अमीनो एसिड शुड नॉट बी द प्रोलीन, क्योंकि आप देखो अगर यहाँ प्रोलीन होगा तो कटिंग नहीं हो पाएगी। और दूसरा कि चाहे मैं ट्रिप्सिन की बात करूँ या काइमोट्रिप्सिन की बात करूँ, ये एंडोपेप्टिडेज है, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को कट करता है। तो जैसे अगर मैं ट्रिप्सिन का केस अगर लिया हूँ तो लाइसिन आर्जिनिन अमीनो एसिड के C टर्मिनस पर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। हाँ, C टर्मिनस की ओर प्रोलीन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं काइमोट्रिप्सिन का केस अगर शो करता हूँ, ये भी एक एंडोपेप्टिडेज के तौर पे काम करता है। ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन यानी एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स है उसके C टर्मिनस पर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ये मेनली टारगेट करता है। और यहाँ भी ये कंडीशन आपको मालूम रहना चाहिए कि यहाँ प्रोलीन प्रेजेंट ना हो। और ये जो मैं कंडीशन दिया हूँ, ये जो मैं अमीनो एसिड मेंशन किया हूँ, ये मोस्ट कॉमन है। बट एस्परेजिन, मिथ्योनिन और ल्यूसिन के केस में भी ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, बट ये कंडीशन अनकॉमन है। अब CNBR, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को तो मैं डिस्क्राइब कर दिया। कैस्पासेज, इस पर्टिकुलर जो है एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट आप एपोप्टोसिस के केस में शो करता हूँ। कैस्पासेज का मतलब होता है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज, ये प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है। और जब ये प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है तो एंडो पेप्टिडेज के तौर पे काम करता है। इट मीन्स इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। और इसका नाम सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज इसलिए पड़ा क्योंकि इनके एक्टिव साइट पर सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होता है, और उसी सिस्टीन अमीनो एसिड रेजिड्यूज के कारण ये पर्टिकुलर एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और ये जब पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है तो एस्पार्टेट के C टर्मिनस की ओर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसे टारगेट करता है। तो अगर मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को अगर मैं एस्पार्टेट के तौर पर अगर कंसीडर करता हूँ तो इसके जो C टर्मिनस है उस C टर्मिनस पर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। और इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट है, तो सिस्टीन। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में अब आंसर्स को आप जो है यहाँ चेक कर सकते हो। साइनोजेन ब्रोमाइड मिथ्योनिन के C टर्मिनस पर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन, जैसा कि मैं मेंशन किया हूँ कि आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड के C टर्मिनस पर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। काइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के जो है C टर्मिनस पर प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा।
और अगर मैं कैस्पासिस की बात करूँ तो एस्पार्टेट के सी टर्मिनस में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन डिस्कशन से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान था। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हाँ अनयूजुअल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर मैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा